हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेड झील। आज हमारे साथ हैं लगन कुमावत और लगन ने सिक्योर करी है ऑल इंडिया रैंक 411 411। इंपॉर्टेंट चीज़ देखने की ये है इसमें कि लगन ने ये रैंक अचीव करी है थर्ड ईयर में ही। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन लगन फॉर दैट। थैंक यू सर। और लगन थे एग्रोपॉलिस से। अब इस वीडियो से थर्ड ईयर के स्टूडेंट तो मोटिवेट होंगे और वो सारे एस्पिरेंट इसको एंड तक देखें जो ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से लगन की स्ट्रगल थी, कैसे उसने प्रिपरेशन करी, एससी को कैसे एनालाइज करा। ये सारे पॉइंट फ्रॉम स्क्रैच टू एंड हम कवर करेंगे पूरे वीडियो में। तो पहले लगन की एक छोटी सी बैकग्राउंड स्टोरी हम जानते हैं कि लगन आप जैसे एक्रोपोलिस से थे, आपकी 411 रैंक थी। उसके बाद लगन बैकग्राउंड से आप स्टार्ट करें, आप अपनी 11 12 10 से स्टार्ट करें कि आप 10 12 में क्या परसेंट आपके रहे, शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट थे आप? सर हाँ, मतलब 10 12 में अच्छे 95 और 96% हैं बोर्ड में। बाकी हाँ, मतलब शुरुआत से था कि हाँ पढ़ने में अपन को अच्छा करना है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर जेई में आपका ड्रीम आई थिंक फुलफिल नहीं हुआ है? हाँ जी जो सर, आपका आईआईटी का ड्रीम था। जी सर, वो एक्चुअली जब मैं 12th में था तब कोविड का वो आ गया था और ऑनलाइन में इतनी अच्छी प्रिपरेशन मुझसे हो नहीं पाती थी, तो उसकी वजह से वो नहीं हो पाया था उस टाइम। अच्छा, लगन की एक सिस्टर भी है हमारे यहाँ से, डॉली कुमावत थी, जो एक्स जीरियन स्टूडेंट है, जो बहरीन आई थिंक बहरीन में है वो। तो लगन ने गेट जी ज्वाइन करी थी ऑफलाइन मोड में, गेट 2023 में। तो पाथ टू गेट हमारा एक पहला क्वेश्चन है, व्हाई यू चूज गेट? सर जैसे सबका सपना होता है कि यार अपन एक अच्छे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से पढ़ें, क्योंकि वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अच्छे अपने इंटेलिजेंट ब्रेन से अपन कम्युनिकेट कर पाए, खुद का ग्रोथ हो। और उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है गेट, जिसमें आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सकता है अपनी खुद की एबिलिटीज़ को ग्रूम करने का। और सिंस 12th में जेई एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, तो उसके बाद गेट ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको सब कुछ, हर एक फील्ड को अच्छे से एक्सप्लोर करने का चांस देगी। अच्छा, लगन ये चीज़ देखने में आती है कि 10 12 के बाद सभी को पता रहता है कि अब क्या करना है, तो जेई की तैयारी करनी है, बिल्कुल सही। बट जैसे कि हम देखते हैं कॉलेज में इतनी अवेयरनेस है नहीं गेट के लिए। बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आके प्लेसमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोर्थ ईयर तक में आके उनको क्लियर होता है कि यार अभी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा, तो हम सब्स्टिट्यूट की तरह गेट को ट्राई करें। और फिर गेट में वो स्ट्रगल करते हैं, एक साल ड्रॉप होता है, थोड़ा सा वो लेट हो जाते हैं। बट आपने थर्ड ईयर में ही कर लिया, तो कैसे अवेयरनेस की कमी है या इग्नोरेंस है गेट के लिए? सर जो मुझे लगता है सर, आप में एक एंथू होना चाहिए, एंथुजियाज़म होना चाहिए कि हमें कुछ अचीव करना है। जो मोस्टली जैसे कॉलेज में जाते हैं 10th 11 12th के बाद बच्चे, तो उनमें यही है कि एंथुजियाज़म की थोड़ी सी कमी होती है। हमें ये अंदर एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी सभी को कि यार हमको अगर कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमको उसके लिए शुरुआत से डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। एक ये है जो अवेयरनेस का, हमें डिसिप्लिन रहने की शुरुआत से ही कॉलेज में, थोड़ी कॉलेज की फैंसी लाइफ से हट के हमें ये सोचना पड़ता है कि अपने को करियर की तरह अपन ग्रूम करें। तो हाँ, ये एक अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी हो सकती है डिसिप्लिन से रिलेटेड। बिल्कुल में कमी लगती है, आपको लगता है कि बच्चे अवेयर नहीं है कि मोस्टली बच्चों को पता नहीं होता है कि यार गेट से क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, गेट से कितना फ़ायदा होता है। ये काफ़ी बच्चों में कमी आई है और थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं, ये तो बहुत कम बच्चों को अभी तक मतलब अवेयर नहीं है इस बारे में। और फिर वो काफ़ी डिले हो जाते हैं, वो फिर डिले हो जाते हैं मोस्टली। जो मतलब एक जो मोनोटोनिक फैशन जो चलता रहा ना, लोग वही प्रेफर करते हैं, उससे हट के नहीं ट्राई करते कि नहीं अपन कुछ नया ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही रहेगा कि यू प्रिपेयर फॉर गेट, देन व्हाई ज़ील? जी सर, बिल्कुल सर। मेरी सिस्टर जो हैं वो भी ज़ील से ही पढ़ी हुई है, तो मैं बहुत अच्छे से अवेयर था कि ज़ील का कैसा करिकुलम है, ज़ील की टेस्ट सीरीज़ मटेरियल कैसा है, मैम का पढ़ाने का पैटर्न कैसा है। तो वो मुझे शुरुआत से था कि नहीं, अगर गेट है तो ज़ील है, मेरे लिए गेट इज़ इक्वल टू ज़ील। अच्छा, इसमें नेक्स्ट प्लेसमेंट की बात करें तो थर्ड ईयर में बच्चे प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, तो क्या आपने भी कुछ करी थी स्टार्टिंग प्रिपरेशन के प्लेसमेंट के लिए, या फिर थ्रू आउट दी क्लियर था? नहीं सर, मतलब मेरा मेन जो प्राइमरी फोकस था वो शुरुआत से ये है कि हमें गेट देना है। हमें अपनी हर एक जो भी थोड़ी सी भी कमज़ोरी है गेट से रिलेटेड, वो उसको ओवरकम करना है, तो हमें अपना मैक्सिमम टाइम उसमें ही देना है। एक चीज़ में अच्छे से डेडिकेटेडली प्रिपेयर करेंगे तो उसमें बेटर रिज़ल्ट आएगा, ऐसा मैं मान के चला हूँ। तो इसलिए मैंने डेडिकेटेडली सिर्फ गेट की प्रिपरेशन करी है हमेशा। सो वही नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर गेट? तो सर
सबसे पहले जब मैं जनवरी में एनरोल कर लिया था मैंने, जनवरी 2023 में, तो फरवरी से आई रिमेंबर 14-15 फरवरी से अपनी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने फर्स्ट डे से ही अपना टारगेट बना के रखा था कि सबसे प्राइमरी चीज़ है कि आप क्लासेस अच्छे से अटेंड करें, पूरे डेडिकेशन से क्लासेस अटेंड करें और सारी क्लासेस अटेंड करें। मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन में मुश्किल से हेल्थ रीजंस की वजह से 1 या 2 क्लासेस मिस करी है, बाकी मैंने सारी क्लासेस अटेंड करी है मैम की, एज इट इज़ अटेंड करी। और क्लास में भी सिर्फ ऐसा नहीं कि मैम जो पढ़ा रही है वो सिर्फ सुनना है, ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। मैम जो बता रही वो एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने एक एक बात नोट करी है। नोट्स में मैम ने अगर कोई बात बोली है तो वो मेरे नोट्स में लिखी गई है, इतना मुझे खुद पे इतना भरोसा कि हाँ मैंने मैम की एक एक बात लिखी है। फिर वही एक जो अपना पर्टिकुलर पैटर्न रहता है कि आप क्लास नोट्स पढ़ो, उसके क्लास अटेंड करो सबसे पहले, फिर क्लास नोट्स करो, बुकलेट रिवाइज करो और टेस्ट दो। ये हर सब्जेक्ट के लिए, हर टॉपिक के लिए सेम पैटर्न फॉलो किया है शुरुआत से एंड तक, और अपने डाउट्स हमेशा क्लियर करे हैं। अच्छा, जैसे ब्राइट स्टूडेंट की एक ये क्वालिटी भी होती है, या ब्राइट बोलें या आजकल तो बैक बेंचर भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट लेके आया, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, बट स्टूडेंट जनरली आगे बैठना प्रेफर करते हैं। कहाँ आप बैठते थे? आप आगे बैठते थे? जी सर, मतलब वो ऐसा है कि मुझे लगता था कि जो टीचर है उसका प्राइम फोकस आप पे होना चाहिए। तो आप एक तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे पढ़ने से, और आपका खुद का भी एंथुजियाज्म बढ़ा रहेगा कि मैम कुछ सिखाने का हमें ट्राई कर रही। तो मैं हमेशा से फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट सब क्वेश्चन है, हाउ यू ओवरकम फ्रॉम वीक टॉपिक और वीक सब्जेक्ट। जैसे जनरली रहता है किसी स्टूडेंट को कोई टॉपिक या सब्जेक्ट टफ लगता है। जी सर, वीक टॉपिक या वीक सब्जेक्ट जनरली अगर किसी बच्चे से पूछे जाए तो बोले CN कंप्यूटर नेटवर्क काफ़ी टफ लगता है। तो आपके लिए कौन सा टॉपिक तो सब्जेक्ट वीक रहा आपका, और उसको कैसे ओवरकम करा? सर जो मोस्टली मतलब मुझे जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी वो TOC में आने लग गई थी, क्योंकि एंड में थोड़ा सा वो रिवीजन का भी था, फिर शीट्स वगैरह सॉल्व करना, तो थोड़ा सा TOC में प्रॉब्लम आई थी। उसको ऐसे ही किया है कि जैसा सर से बात हुई थी मेरी, आशीष सर से, तो उन्होंने कहा था कि TOC में जितना भी होता है बेसिक बुकलेट आप कर लीजिए, उससे ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे ज़्यादा गेट में नहीं आता, आपकी बेसिक मटेरियल सफिशिएंट है। तो मैंने मेरा टारगेट रख लिया था कि मुझे राउंड 1 में TOC की बुकलेट पूरी करनी है एनी हाउ। तो वही है कि TOC की मैंने बुकलेट, बेसिक की जो बुकलेट है उस पर बहुत ज़्यादा प्राइम फोकस किया था, बाकी सब छोड़ दिया था उस टाइम पे कि क्या है, बस बुकलेट पे सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और TOC में कई बार आपको चीज़ें नोट करने की नीड होती है, आपको देखना पड़ता है कि हाँ ऐसा हुआ है और आगे ऐसा रिपीट होगा तो कैसे करना है। अनडिसाइडेबिलिटी डिसाइडेबिलिटी में ये होता है। तो हाँ, तो वो जो ध्यान रखने की चीज़ें, उसके लिए मैंने सेपरेट TOC की कॉपी भी बनाई थी एक छोटी सी, जिसमें मैंने वो सारे पॉइंट्स लिखे थे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपको यहाँ पे पॉइंट आउट नोट करना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ वीक पॉइंट, वीक सब्जेक्ट है, उसके स्पेशली कॉपी बना लें, उसके वो चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें, लिख लें, ताकि जब भी आपको कुछ रिवीजन करना हो, टेस्ट देना हो, तो उसको रिवाइज करके कॉपी को फिर हम टेस्ट की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, सेम एक नेक्स्ट टॉपिक है कि आपने बताया सिर्फ एक आपको टॉक से प्रॉब्लमेटिक की CN वगैरह आपका? हाँ नहीं सर, नहीं, शुरुआत में फ़र्स्ट टाइम पढ़े तो सारे सब्जेक्ट्स में इशू आए हैं। कोई भी ऐसे स्मूथली राइट तो कभी जाती नहीं है, सब में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा आता ही है। तो यही है कि जितने भी आपको पॉइंट्स ऐसा लग रहा है कि हाँ इन चीज़ों ने मेरे ब्रेन को हिट किया है, ये वाले कॉन्सेप्ट ने ब्रेन को हिट किया है, तो आप उसको प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। वो आपको अभी काम आएगा, आपको रिवीजन में भी काम आएगा, और जब एंड टाइम पे आप जब एग्ज़ाम आएगी एंड में, तब वो वाले पॉइंट्स आपको और रिमेंबर रहेंगे, तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स बूस्ट होंगे उससे। अच्छा, आपका कुछ ऐसा आप टारगेट लेके चले थे कि अंडर मुझे 100 आना है, अंडर 500, अंडर 1000? हाँ जी सर, मतलब एक मैंने काफ़ी इस बात में मेरे फादर का हो रहेगा कि पापा हमेशा बोलते रहते थे कि लगन अच्छा करना है, अच्छा करना है। एक उस सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी था, और वो भी था कि हाँ उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, उनकी इच्छा है। तो हाँ वो हमेशा था कि अच्छा परफॉर्म करना है, शुरुआत से रहा है टारगेट तो कि नहीं अंडर 100, तो वो आ नहीं पाई, बट विल श्योरली ट्राई फॉर इट। एक चांस बहुत अच्छा है जी सर, 100 नहीं, वो सिंगल डिजिट रैंक। जी सर, बिल्कुल सिंगल डिजिट में ट्राई करना है। अच्छा, नेक्स्ट हम वही लो मार्क्स या कंसिस्टेंसी आपकी कैसे आपने मेंटेन रखी, और हु मोटिवेट यू इन योर लो पॉइंट, कैसे डील कर आपने डीमोटिवेट? सर लो मार्क्स की बात करें तो सर वो तो जाहिर सी बात है, अगर आप लर्निंग फेज़ में हो तो आपके लो मार्क्स आएंगे ही। ये चीज़ जो है वो काफ़ी बच्चे नेगेटिव पॉइंट में लेके चल जाते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे।
बट इस चीज़ में हम ये देखना चाहते हैं कि जहाँ पर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी ग्रो करने की, इम्प्रूव करने की जगह है। बिल्कुल सर। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप श्योरली आप इम्प्रूव कर सकते हो, और आपने इम्प्रूव कर लिया मतलब आपने खुद को 1-2 मार्क्स और अलॉट करे हैं गेट के पेपर में, आप ऐसा मान के चलिए। तो अगर लो मार्क्स है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, सीखने पे ध्यान देना है हमें कि कैसे हम सीख सकते हैं। कंसिस्टेंसी तो सर जैसे मैं 3rd ईयर में था तो कॉलेज को भी मेंटेन करना थोड़ा सा। क्वेश्चन था कि कॉलेज के साथ आपने कैसे मैनेज किया? जी सर, ये इजी नहीं है। एक तो वही कॉलेज में रेगुलरिटी, आई थिंक एक्रोपोलिस में भी आपको रेगुलरली अपीयर होना पड़ता है। जी सर बिल्कुल। हाँ, अटेंडेंस के CSE डिपार्टमेंट एक्रोपोलिस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं अटेंडेंस को लेके। तो मेरा जो कंसिस्टेंसी का जो पैटर्न था वो यही है कि मैं मानता हूँ कि डिसिप्लिन काफ़ी नेसेसरी होता है। आप कॉलेज जा रहे हो नहीं जा रहे हो तो आपको डिसिप्लिन वे में सारा शेड्यूल फॉलो करना है। आप कब खा रहे हो, आप कब पढ़ रहे हो, आप कब सो रहे हो, ये वाला जो पैटर्न रहता है वो जितना मोनोटोनिक होगा, जितना आप डिसिप्लिन वे में करोगे, आपकी पढ़ाई में ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जैसे जिस दिन मैं कॉलेज नहीं जाता था तो कोचिंग आने से पहले मेरा था कि मुझे डेडिकेटेडली पढ़ना है। शेड्यूल थोड़ा बता, टाइम क्या, कॉलेज का टाइम क्या रहता था आपका? कब आप कॉलेज से फ्री होते थे, किस तरीके से आप इंस्टीट्यूट पहुंचते थे, फिर उसके बाद पहुंचने के बाद स्टडी करने के बाद फिर आपने सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ कैसे निकाला? सर कॉलेज का ऐसा है कि जिस दिन भी कॉलेज रहता था तो मुझे पता था कि मुझे जो कॉलेज का भी भले ही जाना है वो मुझे एनी हाउ 6 से 8 घंटे ब्रेक डाउन करने हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो फॉर दैट कई बार मोस्टली मैं 3 से 4 बजे सुबह उठा हूँ जिस दिन भी कॉलेज जाना रहता था। तो 4 से 8 साढ़े 8 तक मैं डेडिकेटेडली पढ़ता था। फिर कॉलेज में जैसे भी थोड़ा थोड़ा टाइम मिल जाता था, ब्रेक जो होता था, लंच ब्रेक हो गया, लैब में थोड़ा सा हमें अपना समय मिल गया है, अपने अपना काम फिनिश कर लिया है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से मैं अपना समय चुरा सकता हूँ अपनी पढ़ाई के लिए। कॉलेज से फिर मैं आता था 9:30 पे रेडी होना वगैरह बस वगैरह का था। 6 बजे तक मैं कॉलेज से आता था, फिर यहाँ से डायरेक्ट आते हुए क्लास अटेंड करना। 6 बजे आप कॉलेज से फिर इंस्टीट्यूट के पास में होगी, 6:30 पे हमारी क्लास स्टार्ट होती है। जी सर बिल्कुल। 6:30 बजे शार्प क्लास स्टार्ट होती, ना 5 मिनट लेट ना। बिल्कुल सर। वो आई थिंक मैडम की भी कंसिस्टेंसी। हाँ जी सर बिल्कुल। उसको काफ़ी मैडम का स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है उसके लिए। तो 6:30 पे अप्रोच कहाँ पर, फिर आपकी बस ड्रॉप कहाँ पर ड्रॉप करती है? यहाँ पे मधु मिलन स्क्वायर पे 6 बजे आते, फिर वही अपना थोड़ा फेस वॉश कर लेता था, थोड़ा सा रिचार्ज होता था, कुछ खाना खा लेता था कुछ भी। बट हाँ ये था कि क्लास में 6:30 पे मैम बिल्कुल आ जाती हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है मैम अपने शेड्यूल से। तो ये अपना भी प्लस पॉइंट है कि इस चीज़ से अपने में भी डिसिप्लिन आता है कि नहीं सारा काम अपना टाइम पे करें। तो वही है कि फिर 6:30 से क्लास अटेंड होती थी, फिर घर पहुँचते पहुँचते खाना वाना खा के, मेस पे खाना खा के 10 बज जाती थी। फिर 1 घंटा जो क्लास में पढ़ा है वो रिवीजन करके दिन फिर आप सो जाते थे। फिर काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल था स्टूडेंट्स। आप अगर देखें इस चीज़ को तो ये बोला लगन ने काफ़ी इजी स्मूथ, अगर आप इसको 1 दिन फॉलो करके, 1 वीक फॉलो करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से सुबह 4 बजे उठना डेडिकेशन से, 8:30 तक पढ़ाई करना, बस को पकड़ना, शाम को 6 बजे बस से स्टॉप पे ड्रॉप होना, फिर 6:30 पे फिर पढ़ाई करना। इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज ये कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं आपको तोड़ देगी, आप ब्रेक कर देंगे कंसिस्टेंसी। तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन जो एक कोई पॉइंट का बोलने कि मुझे तो करना ही है, ऐसा कोई पॉइंट था आपके माइंड में? सर जेई के टाइम पे थोड़ा सा जो फेलियर हुआ था वो काफ़ी हिट करा था मुझे। वही मैं जानना चाह रहा वो था कि काफ़ी, कौन सा पॉइंट हाँ था? वो काफ़ी हिट करा है। मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी देखी हैं कि वो जो फेज़ है वो मैं वापस अपनी लाइफ में कभी देखना नहीं चाहता। तो उसके लिए वही था कि नहीं, वो बात हमेशा थ्रू आउट द जर्नी मुझे हिट करी, वाला इमोशनल पॉइंट थोड़ा सा रहा है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। और उस वजह से मैं अपने आप ही अंदर से ही मोटिवेशन आता था कि नहीं ये तो करना ही है। वही मैं जानना चाह रहा था कि ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इतना कहाँ से आ गया स्टूडेंट में, क्योंकि जनरली बच्चे 3rd ईयर में इतना कर पाना कॉलेज हाँ इज नॉट ईजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हु मोटिवेट यू इन लो, मतलब अगर आप डाउन हुए हैं? जी सर बिल्कुल। इस केस में सर प्रॉपर में मतलब जब भी मुझे लगता था कि नहीं डाउन जा रहा है रिज़ल्ट वगैरह, तो एक तो फैकल्टी के से बात करना, मैम के पास आता था कि मैम ये इशू आ रहा है कैसे सॉल्व होना है। और इस केस में मतलब मेरी सिस्टर और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है जिया जी हैं मेरे, उनने काफ़ी सपोर्ट करा है मुझे। काफ़ी जब भी लो फील करा है मैंने, उनने हमेशा मुझे कभी भी डाउन नहीं जाने दिया कि नहीं लगन बेटर करना ही है।
और इस चीज़ में मैं बसंत सर की बात हमेशा याद करता रहता था कि जो मैंने बसंत सर से सुनी है, जो मैंने प्रीवियस टॉपर से उनसे भी सुनी है कि अंत तक लगे रहना है हमें। कंसिस्टेंसी जो आपका एक पॉइंट है, जी वही आई सर, थिंक आपका की हाँ पॉइंट बिल्कुल सर, कि अंत तक लगे रहना है, चीज़ें हो जाएंगी, बस आप अपने समय का इंतज़ार कीजिए, चीज़ें बिल्कुल होंगी आपके फेवर में। आपको बस 100% अपना देना है। जी सर बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू अटेम्प्ट टेस्ट। टेस्ट को अटेम्प्ट करना और उससे कुछ सीखना, लर्न करना, वो कैसे आपने जैसे मेरा तो पैटर्न होता था कि कोई भी क्वेश्चन जैसे अगर टफ़, मतलब एक तो आप स्टार्टिंग से मैं अटेम्प्ट करना स्टार्ट करा है हमेशा, और कोई भी क्वेश्चन अगर टफ़ है और वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो उस क्वेश्चन को मैं मार्क करके स्किप कर जाता था उसको। वो वाला जो एरिया है जिसमें मैंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा, उसमें मैं बॉक्स बनाता था, स्टार बनाता था, और मैं आगे क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाता था। क्योंकि एक वो क्वेश्चन कितना हार्ड है, आप ज़्यादा टाइम उसमें ले लोगे तो दूसरों को टाइम नहीं दे पाओगे। तो एक मेरी यही अप्रोच थी कि जो क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा समय भी ले रहा है, भले ही आता है पर समय ले रहा है, तब उसको स्किप करके आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। आपको एंड में बिल्कुल आप ऐसे करते जाएंगे ना, तो एंड में आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा जब आप वापस आपके सारे क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मैं मोस्टली इस तरीके से 2 स्कैन में पेपर को हमेशा मैंने देना प्रेफर किया है। एक बार मैंने राउंड के टेस्ट में एक बार सिंगल अटेम्प्ट में भी पेपर देने का ट्राई किया था, बट वही बात है कि उसमें फिर आप कैटेगरी डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है और इजी है, और इस चक्कर में कई बार आपके इजी क्वेश्चंस भी छूट जाते हैं। तो मैं मोस्टली 2 स्कैन्स में पेपर देना प्रेफर करा है, और मैंने गेट का भी 2 स्कैन में दिया है पेपर। अच्छा, टेस्ट देना और उससे सीखना, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। जी तो सर, आपने कैसे लर्न करा उस टेस्ट? बिल्कुल सर, टेस्ट देना और टेस्ट से सीखना दोनों डिफरेंट बातें हैं। अगर आपने टेस्ट दे दिया और सीखा नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसका सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप टेस्ट दीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं है आप उनको मार्क करके रखिए, अपने जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करें, और टेस्ट के लिए अलग से कॉपी बना के रखें। मैंने भी प्रॉपर अपनी टेस्ट के लिए अलग कॉपी बनाई थी जिसमें सिली मिस्टेक्स लिखी है मैंने, और कई बार जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में मेरी बार बार एरर्स हुई है, जैसे कि अपनी टेस्ट सीरीज़ जो रहती है उसमें काफ़ी बार एक टॉपिक्स कवर होते हैं, तो कोई भी टॉपिक ऐसा है जो बार बार ही मेरे से मिस्टेक हो जा रही है, उस टॉपिक के बारे में भी लिखा है, सिली मिस्टेक्स भी लिखी है। तो हाँ बिल्कुल, टेस्ट को एनालिसिस कीजिए प्रॉपर कि क्या प्रॉपर पोर्शंस में डिवाइड कीजिए कि कौन सी कॉन्सेप्चुअल एरर है, कौन सी सिली मिस्टेक्स लगातार हो रही है, और उन पे वर्क कीजिए। बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको एंड में। जैसे मेरे लास्ट ईयर में एक सेशन लिया था मितांशु का, उनका भी कहना था कि टेस्ट में उन्होंने एक्चुअली बुक मार्क करके रखते थे। जी सर। और बुकलेट सॉल्विंग का उनका पैटर्न रहा था कि बुकलेट जब वो सॉल्व करते थे तो जो अप्रोच उनकी है वो भी लिख लेते थे, और फिर सॉल्यूशन देखने के बाद कोई नई अप्रोच पता लगती तो वो भी दोनों लिख लेता था, और गलत अप्रोच रहती थी तो उसको भी कई बार नोट कर लेते कि मैंने ये गलती करी है, इसको दोबारा रिपीट नहीं करना। तो ये ऐसे खुद को ही एनालाइज करना, खुद को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है टेस्ट में। ओके, अप्रोच के बारे में जानेंगे। हार्डनेस, टेस्ट सीरीज के बारे में कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज झील की भी हार्ड है, या टेस्ट सीरीज कोई स्टूडेंट को दूसरी टेस्ट सीरीज भी हार्ड लग सकती है। सो इट इज़ गुड फॉर लर्निंग और बैड फॉर मोटिवेशन? नहीं सर, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि गेट जो है वो ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, इतना इजी में नहीं ले सकते कि हमें बस जो फील गुड करवाए वैसी चीज़ें करनी है, क्योंकि गेट का जो पेपर है वो आपको फील गुड नहीं करवाएगा। तो जितनी टेस्ट की हार्डनेस होगी आपको उतना सीखने का मौका मिलेगा, आपके उतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो हार्डनेस को ना डिफ़ाइन करें, और जो हमारे पास है हम उससे कैसे लर्निंग कर सकते हैं हम उस पर ध्यान दें। मैंने गेटेड झील के अलावा कोई सी टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं करी थी, मुझे पता था कि गेटेड झील की टेस्ट सीरीज़ इनफ है। और जितना भी हार्डनेस जो दूसरों से कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, उन पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जितना ज़्यादा हार्ड, याद रखिएगा, जितना ज़्यादा हार्ड रहेगा आप उतना ही सीख पाओगे और आपको उतना ही इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर गेट का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो उसको आप उस टाइम पे आपको ये फील नहीं होगा कि मैंने टेस्ट सीरीज़ कैसी ज्वाइन करी है। आपको ये रहेगा कि मैंने झील की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करी थी, मुझे उसकी हार्डनेस से मुझे इस जो गेट वाले पेपर में उसको आसानी से कर सकता हूँ। और मोटिवेशन की जहाँ बात है वो यही है कि आपको ये खुद के अंदर ये एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि मुझे सीखना है, अब मुझे एंड तक सीखना है और इम्प्रूव करना है। तो वो मोटिवेशन की बात कभी आपके मन में आएगी नहीं हार्डनेस को लेके। बिल्कुल सही। नो एक पर्सन, अब सब एक वीडियो के एंड में हम जानेंगे 3 की पॉइंट्स जो लगन को लगता है कि गेट के लिए, गेट एस्पिरेंट्स के लिए। पहले मैं एक क्वेश्चन होगा, व्हाई झील इज़ बेस्ट फॉर गेट CSIT? जी सर, बिल्कुल सर।
ऑफ मतलब मैंने जैसा बताया था कि जेई की जर्नी में मुझे ऑफलाइन वे थोड़ा सा सूट नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन वे सूट नहीं है, सॉरी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो प्रॉपर बेस्ट ऑफलाइन स्टेब्लिश्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो गेटेड झील ही है, जहाँ पे आपको प्रॉपर करिकुलम मिलेगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जैसा टीचर्स बोल रहे हैं झील में, जैसा टीचर्स बोलते हैं वैसा के वैसा ही फॉलो करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। हर चीज़ को टीचर्स को रिपोर्ट करना है कि मैंने ऐसा किया। यहाँ पे मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, हर चीज़ को बस गेटेड झील का डेडिकेटेडली करिकुलम का हिस्सा बन जाइए, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपकी ग्रोथ हो जाएगी। मतलब रास्ता तैयार है, बस आपको चलना, बस आपको डेडिकेटेडली खुद से डिसिप्लिन वे में फॉलो करना है। अच्छा झील एनवायरनमेंट फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट्स कैसा एनवायरनमेंट रहा? कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, स्पेशली डाउट सॉल्विंग का बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल रहता है कोई भी प्रिपरेशन, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे? जी सर, बिल्कुल सर। ये बात काफ़ी पॉइंट नोट करने की है कि गेटेड झील में जो स्टूडेंट्स आते हैं ऑफलाइन में उनका भी कैलिबर अच्छा होता है, तो आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है सीखने का। स्टूडेंट से कंपटीशन, बिल्कुल सर। आप है ना ऐसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो जो खुद आपको बेटर अप्रोचेस, बेटर वे कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, बेटर कैसे ग्रो करना है अपन को, ये सारे आपको ऑफलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिल जाते हैं। तो आपको एक अंदर से भी खुद से भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं सामने वाला भी परफॉर्म कर रहा है, हमें भी करना है। एक हेल्दी कंपटीशन ऑफ कोर्स है। डाउट इतने अच्छे से सॉल्व होते हैं, जब आप डाउट सॉल्व करते हैं दूसरों के भी ओपिनियंस आते हैं, टीचर्स समझाते हैं, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट ग्रो होता है कि आपको कैसे और चीज़ों को अचीव करना है। बिल्कुल सही बात आपने कही कि स्टूडेंट आप किन चीज़ों से कंपटीशन कर रहे हैं, किस टाइप के स्टूडेंट है जो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं। इसी पॉइंट को देखते हुए मुझे एक स्टूडेंट की याद आ रही है। ऐसा है कोलकाता जहाँ पे बच्चे तैयारी करते हैं प्रिपरेशन की, वहाँ से हमारे पास स्टूडेंट था एक हिमांशु चौधरी करके, वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट। उनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था, ऐसा ही कहते तो बहुत अच्छा बैकग्राउंड था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी उनने मेंटरशिप करी, काफ़ी हेल्प करी उन्होंने, और काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थे, वो भी ISC में गए थे। उसके बाद नेक्स्ट झील एनवायरनमेंट के बारे में मैंने जाना, फिर हम पॉइंट वाइज जानेंगे मटेरियल, देन झील टेस्ट सीरीज, और फिर थोड़ा सा डिफाइन करें सपोर्ट को आपने डिफाइन करा है। मटेरियल की बात करें तो बेसिक और एडवांस की जो बुकलेट होती है, तो आपने दोनों बुकलेट सॉल्व करी थी? सर थोड़ा सा मतलब बेसिक्स तो ऑफ कोर्स मैंने रेगुलर जब सब्जेक्ट पढ़ा है तब भी सॉल्व करी है। उसके जो मार्क्ड क्वेश्चन है वो मैंने बेसिक जब राउंड 1 चला, राउंड 2 चला, तो भी उनको गो थ्रू करा है। तो बेसिक बुकलेट ऑफ कोर्स मैंने बहुत अच्छे से करी है। सारे क्वेश्चंस बेसिक बुकलेट के करे हैं, जो समझ नहीं है वो सारे मैंने प्रॉपर कॉपी पे नोट डाउन करे हैं। एडवांस की जहाँ पे, तो एडवांस में 3-4 सब्जेक्ट्स मतलब जो मैम ने कहा है कि इनको तो करना ही है, मैं वही कर पाया था। ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था एंड में, तो COA हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स और डिस्क्रीट और DSA, इनकी मैंने एडवांस ऑफ कोर्स करी है। बिल्कुल। टेस्ट सीरीज? जी सर, टेस्ट सीरीज़ तो सर वही सर बेस्ट, मतलब आपको अगर गेट लेवल का अगर आपको सीखना है, आपको उस हिसाब से खुद का पोस्चर बनाना है कि नहीं मैं 3 घंटे अपने माइंड को इतना अफेक्ट ना होने दूं, हर प्रॉब्लम को मैं टैकल करने की एबिलिटी लाऊं, वो आपको वो तभी होगी जब आप एक अच्छी लेवल की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करोगे। जब आपको हार्डनेस से आपका सामना नहीं होगा तब तक आपका वो फियर नहीं जाएगा कि ये क्वेश्चन मुझसे बन जाएगा। और वो टेस्ट सीरीज़ गेटेड झील की वो आपको सिखाती है कि कोई भी क्वेश्चन आए वो उसकी हार्डनेस को ना देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये वाली जो एबिलिटी है या गेटेड झील के टेस्ट का हर क्वेश्चन डिफाइन करता है। अच्छा, अभी आपका क्या रूटीन है? अभी आप जैसे 4th ईयर में हैं, सो यू आर डूइंग कम्प्यूटर कोडिंग और अगेन प्रिपेयरिंग फॉर सम? जी सर, अभी थोड़ा सा जैसे कॉलेज का जो कंस्टेंट है वो थोड़ा सा अभी और रहेगा मुझ पे, थोड़ा सा 1-आध महीना और रहेगा, तो उस हिसाब से हल्की फुल्की, जैसा मैम से मैंने कंसल्ट किया है तो मैम ने बोला है कि बिल्कुल थोड़ा सा हल्का फुल्का DSA कीजिए। जो DSA की कोडिंग का पार्ट गेट में नहीं आता, बट जैसे जैसे जो कोड्स अपन क्लास में पढ़ाए गए आप उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, हल्की फुल्की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कीजिए ताकि आपका ब्रेन रिफ्रेश रहे। तो अभी वही कर रहा हूँ, बाकी जो मेन अपना फोकस है वो वापस गेट पे ही है। जी सिंगल डिग्री की तरफ बढ़ना है। जी सर, बिल्कुल। ओके, कंक्लूजन अगर अपन करें इस सेशन का, तो कंक्लूजन करते हुए आप कुछ 3
और आप जितना चाहें, मेनली 3 पॉइंट्स फॉर गेट और गेट एस्पिरेंट्स। सो वो पॉइंट्स यही हैं कि बिल्कुल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ जितनी गेट की जर्नी में मोनोटोनिक हो सकती है आप उतनी बनाइए, ज़्यादा हैपनिंग नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल मोनोटोनिक बनाइए। मोनोटोनिक तभी होगी जब आप डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे आपके शेड्यूल को, और जितना आप डिसिप्लिन वे में फॉलो करेंगे आपकी उतनी ही पढ़ाई में ग्रोथ होगी और उतना बेटर टाइम आप अपनी पढ़ाई को दे पाएंगे। एक ये, दूसरा ये कि प्रोसेस को फॉलो कीजिए, टीचर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए। मैं बात बोल रहा हूँ ब्लाइंडली ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपके जैसे उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को निकाला है, और आपको वो जो बोल रहे हैं अगर उन्होंने एक बार भी बोल दिए ना बात कि ये ऐसा कर लो, तो हाँ वो ऐसा आप कीजिए, आपको ऑफ कोर्स रिज़ल्ट मिलेगा। और एक और बात ये कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बाहर की बातों में ना आके कि क्या है क्या नहीं है, उसकी बजाय आपको जो दिया गया है, जो आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, आप उसको ग्रूम कीजिए। ओके, मोनोटोनिक आप जो बात कर रहे हैं, मोनोटोनिक इन द सेंस किस टर्म में, कैसे, मतलब सिंगल लाइन फोकस रहे हैं, एक चीज़ हाँ, मोनोटोनिक इन द सेंस ये कि आपको 4 चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, 4 चीज़ों पे। आपको सिर्फ एक एम बनाना है और उसी पे काम करना है। मोनोटोनिक इन द सेंस ये कि आप जब आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे गेट ही देना है, तो आप प्रॉपरली फिर गेट के लिए प्रिपेयर कीजिए। आप दूसरी बातों में मत आइए कि प्लेस में ये है वो नहीं। आपने अगर डिसाइड कर लिया तो आप गेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने शेड्यूल पे स्टिक रहिए। जितना शेड्यूल पे स्टिक रहने की कोशिश करेंगे आपकी पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन लगेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो लगन से डिस्कशन करके आपको, आई होप कि आप सभी ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने भी देख पा रहा हूँ लगन का जो डेडिकेशन था, कंसिस्टेंसी थी और प्रिपरेशन था, वो एक कंटिन्यूस वे में चलता रहा, जिससे कारण लगन ने 3rd ईयर में ही इतनी अच्छी रैंक अचीव करी है। आई होप कि लगन फिर से हमारे साथ डिस्कशन में आएंगे और ऑल इंडिया रैंक 1 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट लगन। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।